हमने ये देखा था कि अगर कोई भी एक वायर है तो उस वायर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में देखा था। और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। वो किस तरह से होता है वो देखिएगा। अगर कोई एक वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि जैसे करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में, तो वायर ये है मान लीजिए, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जानते हैं। उसमें ये था कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना ये, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे जैसे कि हमने इस वायर को पकड़ रखा हो इस तरीके से विद आवर थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिर जो हमारी फिंगर्स जिस तरह से स्विंग कर रही हैं इट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने देखा था। अब अगर कुछ ऐसा हो कि ये तो एक वायर था, तो वायर मूव तो नहीं हो रहा ना, वायर तो ऐसे ही ये शांत पड़ा हुआ है। अब इसी तरीके से अब जो मुझे देखना है वो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक अगर चार्ज है और वो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो यानी कि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर होगी। तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा यही है कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जरा आप सुनिएगा, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो सुन लीजिए। सपोज अ पॉजिटिव चार्ज q मूव्स विद वेलोसिटी v वेक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड v वेक्टर and v vector makes an angle theta with b vector as shown. It is found that the charge q experiences a force f vector such that, अब ये तीन अलग अलग इन्होंने क्राइटेरिया दे रखे हैं। अब देखिएगा, पहले मैं इसका डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। इसमें मुझे दिखाना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस को देखिए, इन तीनों एक्सिस को हम दिखा रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। और हमने ये मान लिया कि ये जो चार्ज है ये चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है। तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, पेज नंबर 22। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने माना ओरिजिन पर चार्ज रखा हुआ है, और हम ना बाय डिफॉल्ट यही मानकर चलते हैं, नेगेटिव चार्ज को जनरली स्टडी नहीं करते, पॉजिटिव चार्ज को स्टडी करते हैं। तो हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में मैंने ये बोला कि ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस तो हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। ये अंदर की तरफ इस तरफ वाई एक्सिस जा रही है और ये इस तरफ होगी पीछे की तरफ, तो ये तो पूरी वाई एक्सिस होगी। और ये जो है ऊपर वाली ये हो गई जेड एक्सिस। और इसी तरीके से एक मतलब जो हमारी एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पर दिखा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये दिखाने का हमारा पर्पज़ ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री है, और एक्स और जेड के बीच में भी 90 डिग्री, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। और फिर हमने क्या करा कि हमने प्लेन्स बना लिए ऐसे, एक ये वाला प्लेन, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या करा है, मैंने एक लाइन पैरेलल बनाई है वाई एक्सिस के, और मैंने एक लाइन ये दो पैरेलल बनाई है जेड एक्सिस के। इसका मतलब ये वाई जेड प्लेन है, मैंने वाई और जेड की हेल्प से बनाया है ये, तो ये वाई जेड प्लेन हो गया। इसी तरीके से एक लाइन हम यहाँ बना लेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे, और इसी तरीके से एक लाइन और बना लेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, और फिर एक लाइन बना लेंगे यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे। तो ये वाला जो प्लेन बन गया है ये किसकी हेल्प से बना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, दो लाइन, और एक लाइन बनाई मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये हमारा बन गया एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन हमारे पास ऐसे आ गया। ये समझ गए। ये ऐसे है कि जैसे एक खुली हुई किताब हो, और ये किताब का एक हिस्सा ये है और एक फ्रंट ऐसे है, हमने इसको ऐसे खोल रखा है, समझ गए। उसके बाद देखिएगा इट इज़ फाउंड दैट, अच्छा यहाँ पर पहले एक बार डायग्राम स्टडी कर लेते हैं।
हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये ऑब्जर्व करा गया कि जो चार्ज रखा हुआ है ना, इस चार्ज पर, और चार्ज रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है बेटा ये कि वाई की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो गया बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड तो वाई की डायरेक्शन में। तो ये कहीं से आया नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया, हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड तो हम ही डिफाइन करेंगे ना। तो हमने ये देखा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लिया जो कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद जो ये चार्ज है, जो ये चार्ज है, ये चार्ज मैं कैसा लूँगा, स्टेशनरी नहीं लूँगा या मैं मूविंग चार्ज लूँगा। तो मूविंग चार्ज लूँगा तो इसका मतलब चार्ज की वेलोसिटी भी मेरे हाथ में, मैं चाह सकता हूँ कि उसको किस तरफ मेरे को मूव कराना है। तो मैंने क्या कराया, मैंने चार्ज को इसमें वाई एक्स प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में मैंने इसको ऐसे मूव कराया। तो ये इसकी वेलोसिटी है। तो चार्ज को वेलोसिटी देना वो हमारे हाथ में है। तो दो चीज़ हमारे हाथ में है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड वो हमारे हाथ में है, मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसा ले लिया, और जो ये वेलोसिटी है चार्ज की, मतलब चार्ज को मूव मैं करा रहा हूँ, तो वो मैंने अपने हिसाब से ले लिया। उसके बाद देखिएगा कि जब हम ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, तो हमको ये भी पता है कि भाई दोनों के बीच में इंक्लिनेशन कितना है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो वो थीटा हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे क्या करना है, आगे देखिएगा। फिर हम ये जानते हैं कि अगर ये थीटा है तो इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाऊँ, यानी कि जो इसके साथ ही है वो वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट बनाऊँ वो वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इसका, वी साइन थीटा, ठीक है। वी कॉस थीटा मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है उसकी, मैंने सिर्फ वी साइन थीटा लिखा है, और मैंने डायग्राम में भी वी साइन थीटा ही लिखा है, ठीक है। ये करने के बाद में ये तो डायग्राम हो गया, डायग्राम समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसमें ये ऑब्जर्व करा गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो ये चीज़ ना ऑब्जर्व करी है, तो हम किस, तो ये इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करा गया कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज को हमने रख दिया, तो उस पर जो फोर्स लगेगी, दैट फोर्स, ये ऑब्जर्व करा गया कि फोर्स लगी उस पर, तो वो फोर्स कितनी लगी कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट पॉइंट ये दे रखा है कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट क्या है कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कि क्यू। And third, that force is directly proportional to v sin theta। इसका ये जो तीन पॉइंट्स आए हैं, ये जो तीन पॉइंट्स आए हैं, इसका प्रूफ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है। हमने क्या करा, हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया अपने हिसाब का, हमने चार्ज लिया अपने हिसाब का, और हमने चार्ज को एक वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी, यानी कि चार्ज को हमने मूवमेंट दे दिया। तो चार्ज मूव कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो ये देखने के बाद में हमने ये कहा कि अरे इस पर तो एक फोर्स भी लग रहा है, चार्ज को मूव इधर करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है, तो वो जो वेलोसिटी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उस वेलोसिटी से मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये ऑब्जर्व करा गया कि whenever a moving charge is placed in a magnetic field, it also experiences another force, उस पर एक दूसरी भी फोर्स लगती है, ठीक है। और वो फोर्स कैसी होती है कि आप अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ तो वो फोर्स भी और बढ़ जाती है, ठीक है। आप अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाओ, मतलब 10 कूलम का था 12 कूलम का कर दो, तो वो फोर्स बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये वी साइन थीटा की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों चीज़ों के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा। तीनों को कंबाइन कर दिया, और फिर जब भी कभी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है तो हटाकर इक्वालिटी साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वी साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा,
फिर उसके बाद आप देखिए क्या क्या है। अच्छा, ये जो फोर्स लगती है ना, इस फोर्स को जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है इसको बोल देते हैं हम मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व लॉरेंट्ज नाम का साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व करा था ये चीज़। तो हम ये कहेंगे भाई मैग्नेटिक फोर्स तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से, कि मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में किसी चीज़ को रख देते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, ठीक। और फोर्स का डायरेक्शन कैसे होता है, ऐसे जैसे फिंगर सर्कल कर रही है। तो ये हम कहेंगे कि ये नई चीज़ है कि मूविंग चार्ज को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर जो तीसरी जो नई फोर्स लगती है वो कहलाती है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। तो अब हमने ये कहा कि यहाँ पर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सो डिफाइंड दैट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k becomes 1 so that f is equal to qvb sin theta। तो ये बाकी सारी वैल्यूज कुछ इस तरह से ली जाती है ताकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 के बराबर आ जाए। तो k की वैल्यू अगर 1 हो गई तो f इज qvb sin थीटा। तो ये मामूली सा सिर्फ डिफाइन करना है इसको, इसमें डेरिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब हमने ये देखा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो q है चार्ज जो है, चार्ज आप बताइए, चार्ज कोई वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं होती ना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और चार्ज जो है जब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का मतलब इट इज अ कांस्टेंट, तो q तो हो गया कांस्टेंट। और ये जो v sin थीटा है इसको मैं वेक्टोरिकली क्या बोल सकता हूँ, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मुझे मालूम है वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं जानता हूँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनलेस तो नहीं है ना। तो इसलिए अगर v भी sin थीटा लिखा हुआ है तो उसको v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर कहा जा सकता है। v भी cos थीटा होता तो v वेक्टर डॉट v वेक्टर बोलता, समझ गए। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर हमने, q v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, सबको क्लियर है कि क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, अभिनव, भूमिका, रुद्रांश, लक्ष्य, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो स्पेशल केसेस हैं वो क्या है सर? फोर्स की तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, ये कम वेक्टर है। स्पेशल केसेस, पहला केस क्या है, इफ v इज इक्वल टू 0। तो स्पेशल केसेस आप देखते ही आ रहे हैं शुरू से। फर्स्ट केस क्या है, इफ v इज इक्वल टू 0, अगर v को 0 ले लिया तो भाई फोर्स भी 0। यहाँ पर आप v की वैल्यू 0 डाल दीजिए तो qvb sin थीटा, तो फोर्स भी आपका 0 आ गया। फिर केस 2 देखिएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, सेकंड है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो उस केस में भी क्या होगा, फिर f इज इक्वल टू qvb sin 0 और qvb sin 180 लो, b 0 होता है, sin 0 लो, वो भी 0। तो दोनों ही केस में जो हमारा फोर्स है वो 0 ही आएगा। जैसा चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल है और उसको मैं किसी दूसरी डायरेक्शन में ना करके मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अगर करे दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर किसी तरीके का कोई फोर्स लगता ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि भाई थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। अगर वो इसके पैरेलल चल रहा है तो भी फोर्स लगेगी नहीं उस पर। अगर वो इसके एंटी पैरेलल यानी कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि थीटा आपका पूरा घूम जाए, 180 डिग्री बन जाए, तो भी आपका वो, क्योंकि साइन 180 0 होता है, तो भी वो आपका 0 ही होगा फोर्स। उसके बाद देखिए जी केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 ये आपका बेसिस बन जाएगा किस चीज़ का, जो आपने 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें उंगलियाँ ऐसे घुमा लेते थे, ऐसे घुमा लेते थे। तो इसमें इसको किस तरीके से याद किया जाता था, इसको ये कहते थे कि भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा F मतलब फादर, ये हो गया M मतलब मदर, ये हो गया C मतलब चिल्ड्रन, ठीक है। तो F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चिल्ड्रन, C फॉर करंट, ठीक है, C फॉर करंट, ठीक। तो ये उस चीज़ का डायरेक्शन होगा। अब एक बात बताओ भाई, आपने सबने ये देख लिया, 1 मिनट वेट करेंगे। आपने इसमें ये देखा कि एक जो है
मूविंग चार्ज, एक जो मूविंग चार्ज है, चार्ज के मूवमेंट को ही तो करंट बोलते हैं, चार्ज के मूवमेंट को ही तो करंट बोलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक वायर की मैं बात करूँ तो उस वायर में तो लगातार एक के पीछे एक चार्ज पर चार्ज भागे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक सिंगल चार्ज की बात करूँ, अगर एक वायर में सिंगल चार्ज भी मूव कर रहा है तो भी करंट फ्लो कर रहा है, ना के बराबर है, बहुत मामूली सा करंट है, ठीक है, वो भी ठीक। लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है कि जो हम कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं, कन्वेंशनल करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से कन्वेंशनल करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा चार्ज भी फ्लो करता है तो उसके लिए भी कोई अलग टर्म नहीं है, वो भी करंट ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने वाला कोई करंट हमने तो नहीं देखा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो केस थर्ड है, केस थर्ड में ये है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। If theta is equal to 90 degree, then f is equal to QVB sin 90 degree। sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो f is equal to QVB, ये मैक्सिमम फोर्स हो गई, ठीक है। अच्छा, थीटा 90 डिग्री कब होगा भाई? थीटा 90 डिग्री तब होगा जब बिल्कुल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाए हमारा चार्ज, तो चार्ज उधर जाने लगे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जब पूरी तरीके से आपने चार्ज को एक डायरेक्शन में, ये तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तो चार्ज अगर फ्लो कर रहा है आपका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो चार्ज का फ्लो करने का मतलब करंट, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये वाली फिंगर, इसको एम बोलते हैं, एम फॉर मेथड, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये सी फॉर चार्ज, सी फॉर करंट, ठीक है, और सी फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो चार्ज के फ्लो को ही हम करंट बोल देते हैं। तो भाई चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, तो फोर्स कहाँ पर होगी? फोर्स तीसरी एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी, और वो तीसरी एक्सिस हमने यहाँ पर जेड एक्सिस दिखा रखी है, समझ गए। तो यही बेसिस बनता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग ने यहाँ पर कहा कि मतलब उंगलियों से रूल बना दूंगा, ठीक है। हालांकि इजाद किसने करा? लॉरेंट्स ने, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, thus a charged particle experiences the maximum force when it moves perpendicular to the magnetic field। Rules for finding the direction of force on a charged particle moving perpendicular to a magnetic field, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। क्या बताने की जरूरत है, छोड़ो उसको, है ना। ये जो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, दिस रूल स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच द थंब एंड द फर्स्ट 2 fingers ऑफ आवर हैंड, ये वही बचपन वाली चीज़ है, ये पूछी नहीं जाएगी। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए बनाया गया है यहाँ पर कि भाई ये जो आपका फोर्स होना मूविंग चार्ज पार्टिकल है, इसी से आपका ये लेफ्ट हैंड रूल बना है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, पेज नंबर 24 पर आ जाइए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है लॉरेंट्स फोर्स। लॉरेंट्स फोर्स, और लॉरेंट्स फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा जरा। अगर इसमें कोई भी चीज़ रह जाती है तो मैं कल की क्लास में भी इसको बता दूंगा, लेकिन ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, लॉरेंट्स फोर्स क्या था? टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड लॉरेंट्स फोर्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कभी कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे रीजन में फ्लो करे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, तो उस पर जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं लॉरेंट्स फोर्स, ठीक है। अब एक एक करके आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझते चले जाएं, आराम से आ जाएगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी जहाँ अटके मुझे रोक देना एक बार, ठीक है। तो जरा देखिएगा, मैं लॉरेंट्स फोर्स पढ़ना चाह रहा हूँ। अब ये जो लॉरेंट्स फोर्स है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉरेंट्स फोर्स। ये वाली जो फोर्स थी, ये थी मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स, क्योंकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। अब चार्ज पार्टिकल को कहाँ रख रहे हैं? अब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। अब चार्ज पार्टिकल को यहाँ रख रहे हैं, इस कमरे में रख रहे हैं, इस कमरे में रख रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अब पूरी दुनिया में और पूरी अर्थ पर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सब जगह सुना है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, मोबाइल फोन से, ठीक है। तो उसको कहीं पर भी आप वैक्यूम में ना रख के उसको ओपन स्पेस में रख रहे हैं। ओपन स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक। तो जरा चलते हैं। चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है भाई? क्यू इंटू ई, तो उसको एफ ई बोल दिया, एफ ई वेक्टर
इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर, सबसे पहले ये, उसके बाद द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी वेक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर इज गिवन बाय, ये अभी अभी निकाला हमने, ये मैग्नेटिक फोर्स है तो एफ एम बोल दिया, हो गया क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो अब जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का टोटल होती है, दोनों को ऐड कर दो, तो जो लॉरेंट्ज फोर्स है उसको बोल दिया एफ वेक्टर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, इसमें वही आप क्यू को ले लीजिए कॉमन, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू को ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये हो गया। अच्छा, तो ये तो हमारा बना लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स के बाद में दोनों तरीके की फोर्सेस को हमने बस ऐड कर दिया, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुश्किल लग रही है, ये फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं और ये अभी करें, दोनों को ऐड कर दें बस। उसके बाद हम ये कहते हैं वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्या ये उस पर कुछ वर्क डन भी करता है? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स पता चल गया ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट कर दें तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्क डन का एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर बताता हूँ क्या। एक वर्क एनर्जी थ्योरम थी 11th क्लास में, शायद याद नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ क्या। वर्क डन क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसी को वर्क डन बोलते थे, ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब देखिए, वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो हम ये देख चुके हैं वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है। ये हमने देखा। अच्छा, अब आप क्या करिए, मैं वैसे ही देख रहा हूँ एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इसका इस रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, मैं वैसे ही निकालना चाह रहा हूँ एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। क्यों निकालना चाह रहा हूँ, बस 2 मिनट में आपको पता चलेगा। एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मतलब ये है भाई एफ cos 90 डिग्री, समझ गए, क्योंकि फोर्स है और वेलोसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड है, ये तीनों के तीनों जो है ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। cos 90 0 होता है तो ये कितना हो गया भाई, टोटल 0, ठीक है। जिसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ऑल्सो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, हम एफ वेक्टर डॉट वी, ये क्या था, ये एफ और वी वेक्टर को ऐसे ही सीधा सीधा मल्टीप्लाई करती, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया उसका। अब जो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर करेंगे उसमें एफ वेक्टर की ये वाली वैल्यू डाल देंगे, ऐसे क्यू वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दो और यहाँ पर लिख भी दो फ्रॉम 1। समझ गए? आपने क्या करा, एफ की वैल्यू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर दोबारा निकाला, अब एफ वेक्टर की वैल्यू ये वाली डाल दी जो होती है उसकी वैल्यू, और यहाँ से आप एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर निकाल चुके थे जो कि 0 के इक्वल था, ठीक है।
फिर देखिएगा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इनटू ए वेक्टर। एक एक कड़ी देखते जाना और फिर ये सारी कड़ियाँ जुड़ेंगी, बताऊंगा कैसे। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, एक्सेलरेशन की जगह आ गया dv बाई dt। उसके बाद देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो अब क्या करिए कि ये जो एफ वेक्टर है इसकी वैल्यू ये निकाल चुका हूँ मैं, अब इसको यहाँ डालो एम dv वेक्टर बाई dt डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो इसका ये जो इक्वेशन बनी है इसके LHS को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड LHS बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा m बाई 2 और ब्रैकेट में लिखो ऐसे 2 dv वेक्टर बाई dt डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0। चलेगा इतना? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद क्या करा, इसके बाद ये जो m अपॉन 2 है, अच्छा इसको m अपॉन 2 को बाहर ले लिया, बाहर रख लिया इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। भाई मास है, कांस्टेंट है, तो मास को बाहर लिख लिया, डिवाइड बाई 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर। अगर 2x है, अगर 2x है कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको x प्लस एक्स लिखा जा सकता है, 2a है तो a प्लस ए लिखा जा सकता है। वही काम यहाँ करना है, ये पूरे टर्म को ऐसे लिख दो dv वेक्टर बाई dt वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस फिर से वही dv वेक्टर बाई dt वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कुछ इस तरह से लिखना, बताता हूँ कैसे। m बाई 2 जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, क्रॉस नहीं होता कम्यूटेटिव। a वेक्टर डॉट b वेक्टर b वेक्टर डॉट a वेक्टर के इक्वल होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इसको पलट कर लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा v वेक्टर डॉट dv वेक्टर बाई dt प्लस इसको ऐसे लिखेंगे dv वेक्टर बाई dt डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? मैथ्स का प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल। तो आप ये देखिए, ये कुछ ऐसा नहीं है जो आगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन दोनों ही v वेक्टर है। ठीक है, तो m बाई 2 इंटू d बाई dt ऑफ v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ बता दीजिए, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? ठीक है, ज़्यादा लंबा हो गया, कोई कड़ी ऐसी तो नहीं है जो मिस हो गई हो अभी तक। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। छोड़ो, आज 3 है, आज या फिर 4 है, रोज एक होती है, आज 3 है, कोई नहीं। चलिए जी, तो ये समझ में आ गया। अब एक चीज़ और होती है, जब किसी वेक्टर को, अरे ऑनलाइन वाले बता दो भाई, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है भाई, बाकी बच्चे बता दो, रुद्रांश, भूमिका, रुद्रांश का तो ऑन ऑफ चल रहा है। चलिए देखते हैं। तो अब आप ये देखिए, अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो उस वेक्टर का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, m बाई 2 d बाई dt ऑफ v स्क्वायर, m बाई 2 d बाई dt ऑफ v स्क्वायर
ठीक है, अब क्या करिए, इस m बाई टू का अंदर ले आओ। हम जब भी कभी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को अंदर भी ले जाएं तो डिफरेंशियल पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। m बाई टू को अंदर ले गए, d बाई डी टी m बाई टू ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, शायद समझ गए होंगे, d बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। d बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशियल करते हैं और अगर वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो टर्म कांस्टेंट है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल ही तो 0 आता है, तो जब हाफ एम वी स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 आ रहा है इसका मतलब d बाई डी टी ऑफ के ई या के काइनेटिक एनर्जी को के लिख देते हैं सिंपली इज इक्वल टू 0। इसका मतलब के इज इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ आ रहा है। इसका मतलब है कि k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ है ही नहीं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी सेम, दोनों का डिफरेंस 0। जब दोनों सेम टर्म्स होंगे तो दोनों का डिफरेंस 0 और वर्क डन 0। ठीक है ना, ये कहानी थी जो समझाई जा रही थी। इसमें लिखिएगा सिंस, देखिए अगला जो पॉइंट है, सिंस k इज कांस्टेंट so by work energy theorem work done is equal to change in kinetic energy, so here work done is equal to 0, hence work done on the charged particle by the magnetic force is 0। मैग्नेटिक फोर्स आपकी वर्क डन करती ही नहीं चार्ज पार्टिकल पर, वर्क डन हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो वर्क डन is equal to change in काइनेटिक एनर्जी, k is equal to constant, मतलब change in k is 0। तो आपका वर्क डन भी 0, तो वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो भाई ये डेरिवेशन जो है इसकी ये थोड़ी मोड़ी कड़ियाँ हैं, उनको जोड़ देना, समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही बिल्कुल नोट्स में दे रखा है, वहीं से देख कर लिखा है, शायद समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेना, अगर डाउट आता है तो कल आपकी रेगुलर क्लास वही शाम को है ही 5:30 बजे, उसको पूछ लेना। ठीक है, चलिए जी, ओके, आज इतना ही करेंगे फिर।